हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन अकेडमी में। तो फाइनली बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है आ गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कितनी वैकेंसी आई है, आपकी सैलरी क्या रहने वाला है, आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या रहने वाला है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो फिजिकल मेजरमेंट का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है इस बार। अगर बात करें वैकेंसी की, तो जो टोटल वैकेंसी है 1275 वैकेंसी है। और सैलरी की बात करें तो लेवल 6 के अंदर आपको सैलरी मिलने वाला है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ये 1275 की जो वैकेंसी है आई हुई है। अगर मैं बात करूँ आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो आपका फॉर्म 5/10/2023 से भरा जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट यहाँ पे उन्होंने बताया है 5/11/2023, यानी 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। आगे हम बात करें इम्पोर्टेंट डाटा की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया है जो आवेदन के लिए पात्रता है वो क्या रहने चाहिए। ठीक है, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों जेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए जो है ना, पोर्टल को खोला गया है। यानी वहाँ पे आपको पहले जो 2 जेंडर के लिए मिलता था, अब वहाँ पे आपको 3 जेंडर के लिए, ठीक है, सेक्शन मिलेगा। यानी आप अगर थर्ड डेंजर सॉरी, आप अगर मेल है, फीमेल है, या आप ट्रांसजेंडर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो शैक्षिक योग्यता है वो कब से कब तक मान्य है, तो दिनांक 1/8/2023 तक जो है ना, आपका जो भी एज का लिमिट है, यानी मिनिमम या मैक्सिमम, उसका काउंट कब से कब तक होगा। यानी 1/8/2023 तक आपका जो मिनिमम एज है जो उन्होंने मांगा है वो पूरा होना चाहिए। जो आपका मैक्सिमम एज है वो 1/8/2023 तक पूरा होना चाहिए। और साथ ही आपका जो भी सर्टिफिकेट है, आपके पास जो भी डिग्री है, वो भी 1/8/2023 तक गणना होगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो 1/8/2023 तक आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर उम्र की बात करें तो मैंने आपको बताया आपकी उम्र सीमा जो है वो भी 1/8/2023 के आधार पर ही काउंट होगा। आगे अगर इम्पोर्टेंट बात डेट की बात करें कि और इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इन्होंने एज के लिए बता रखा है। ठीक है, आपका जो मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार आपका एज काउंट होगा। ठीक है, यानी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है उस पे जितना एज होगा उसी के अकॉर्डिंग काउंट होगा। यानी वो कब से कब तक काउंट होगा, यानी 1/8/2023 तक काउंट होगा। मिनिमम आपका जो एज है वो 20 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, पुरुषों के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं। और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष। और महिलाओं के लिए भी 20 वर्ष, और मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष होना चाहिए। यानी पुरुषों के लिए जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। और महिलाओं के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से आती है उनके लिए भी जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। यानी आपको यहाँ पे 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है। अगर बात करें पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों या महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे भी जो मिनिमम एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम एज है जो 40 वर्ष होना चाहिए। यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको 20 वर्ष और 40 वर्ष देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिला एवं जो थर्ड जेंडर के कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष। यानी आपको मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया आपके लिए वो 20 वर्ष है और जो मैक्सिमम है वो 42 वर्ष है। एक बार मैं और आपको अच्छा से इसको क्लियर कर दूं, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं और महिला है, तो पुरुषों का जो मिनिमम एज है 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज 37 वर्ष है। और जो महिला है उनकी भी जो मिनिमम एज है 20 वर्ष है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम एज 20 वर्ष होना चाहिए और जो आपका मैक्सिमम एज है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है। अगर मैं बात करूँ जनरल के पुरुष की तो उनकी 37 है, और अगर मैं बात करूँ महिलाओं की तो उनकी 40 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो उनके लिए जो पुरुष और महिला है उनका जो मैक्सिमम एज है 40 वर्ष है
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो महिला हैं और जो थर्ड जेंडर हैं, उनके भी जो एज है मैक्सिमम वो 42 वर्ष होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपको, अगर आप बिहार के वैसे सरकारी सेवक हैं, यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, तो आपको 5 वर्ष की जो है एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगी, ठीक है। जैसे बहुत लोग बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और वो रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए भी 5 वर्ष का अलग से एज रिलैक्सेशन है। आगे मैं बात करूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट डाटा की, तो फिजिकल मेजरमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है जो हाइट होनी चाहिए सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनके लिए 165 सेंटीमीटर, यानी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर कोई जनरल से और पिछड़ा वर्ग से। अगर मैं बात करूं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उनकी जो न्यूनतम हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मिनिमम हाइट की बात हो रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके जो मिनिमम हाइट है वो कितने होने चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर उनके भी होने चाहिए। और सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आपकी जो फीमेल कैंडिडेट के जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष है उनके जो मिनिमम हाइट है 160। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होंगे। और अगर कोई जनरल से है और अत्यंत और पिछड़ा वर्ग से है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है, ठीक है। ये तो रही आपकी हाइट की। और अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो बिना फुलाए आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। उससे अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, मिनिमम 81 सेंटीमीटर। और फुलाकर जो आपका हाइट है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। फुलाने के बाद जो है सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यानी आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है और बिना फुलाए जो चेस्ट है उसके बीच का जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति और जनजाति का जो पुरुष हैं, ठीक है, उनके लिए बिना फुलाए जो सीना है वो क्या रहने वाला है, 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए उनका मिनिमम। और फुलाकर उनका कितना रहना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। ये आपका मिनिमम हो गया। यानी फुलाने के बाद 84 और बिना फुलाए 79, ठीक है। महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी मानदंड नहीं है, ठीक है। अगर वजन की बात करें तो सभी वर्ग की जो महिला हैं उनका जो वजन है वो न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। यानी 48 केजी का अगर आपका वेट है तो आप एलिजिबल है, मिनिमम 48 होना चाहिए, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, थर्ड जेंडर, उनके लिए जो शारीरिक मानदंड है, शारीरिक दक्षता की जो मानदंड है वो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी है उनके समान होगा। यानी थर्ड जेंडर के जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो फिजिकल मानदंड रहेगा वो क्या रहने वाला है, जो पिछड़े वर्ग के महिला हैं उनके समान रहने वाला है। अगर बात करें नियुक्ति की प्रक्रिया की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके अंदर एक प्रथम चरण होगा, ठीक है, जिसमें आपका 200 अंकों का एक परीक्षा होगा, ठीक है, जिसमें कुल प्रश्न कितने होंगे, 100 होंगे। और अवधि की बात करें तो 2 घंटा रहने वाला है। इसमें से कम आपको 30% जो है ना अंक प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, तभी आप मुख्य परीक्षा में सफल होंगे। अन्यथा अगर उससे कम अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास 29 पॉइंट अगर 99 भी है ना तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको मुख्य परीक्षा में जो है सफल होना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 30% अंक लाने होंगे। आगे बात करें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ से पास होंगे, ठीक है, उनका जो मेधा सूची है वो कैसे तैयार किया जाएगा, जितना भी आपका पोस्ट है कितना है, 1275 है, उसके 20 गुना जो है ये कैंडिडेट को लेंगे, ठीक है।
यानी इतना कैंडिडेट को ये लेंगे। इसमें आप 20 से गुना कर लीजिएगा, इतने कैंडिडेट को वो आगे के चयन के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो द्वितीय परीक्षा होगा, ठीक है, द्वितीय चरण होगा, उसमें आपका मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। इसमें आपको 200 अंकों का जो है सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न हो गए, और यहाँ पे भी आपको मिनिमम 30% जो है ना अंक लाने होंगे, तभी आप जो है जनरल का जो एग्ज़ाम है, यानी सामान्य पत्र जो सेकेंड है, सामान्य अध्ययन होगा जिसके अंदर सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, उसका कॉपी आपका चेक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जो पेपर होगा, मुख्य जो लिखित परीक्षा होने वाला है, उसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स के अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और वहाँ पे आपको कम से कम मेंस के परीक्षा देने के लिए 30% अंक आने चाहिए। अगर आपका 30% अंक आता है तो आप मेंस के परीक्षा में बैठ सकते हैं, अगर उससे कम है तो आप मेंस के परीक्षा में नहीं बैठेंगे। जब आप मेंस का जो परीक्षा है वो देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रथम प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें आपको 200 अंक का सामान्य हिंदी जो है ना वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 100 रहने वाली है, और यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 30% मार्क्स आना चाहिए। यानी 200 का अगर 30% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो गया, 60 मार्क्स। अगर 60 मार्क्स आता है तभी आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग होता है, उसका कॉपी चेक होगा, अन्यथा आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो मिनिमम ये क्वालिफाइंग आपका पेपर है हिंदी का, और क्वालिफाइंग पेपर के अंदर आपको 60 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर के अंदर अगर 60 मार्क्स आता है तो ही आपका जो सेकेंड पेपर है वो चेक होगा, और आपका मेधा सूची में नाम आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो प्रश्न पत्र होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। ये भी आपके 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, और ये भी 2 घंटे का होगा। यहाँ पे एक बार और आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक होगा आपका प्रीलिम्स यानी पेपर फर्स्ट, जहाँ पे आपको 200 मार्क्स के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 घंटे का होगा। उसमें अगर आप 30% लाते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। प्रश्न पत्र एक जिसमें हिंदी होगा, ठीक है, और वो क्वालिफाइंग होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, और 2 घंटे का होगा। फिर उसके बाद आपका प्रश्न पत्र सेकेंड जो है, यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर, इसके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसकी संख्या कितनी रहने वाली है, 100 रहने वाली है, और ये भी आपका 2 घंटे का होने वाला है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका जो प्रत्येक उत्तर होगा, माने जिसका आपने अगर गलत आंसर दिया है उसके लिए 0.2 जो है ना अंक काट लिए जाएंगे। यानी अगर आपके एक क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आपको 0.2 मार्क्स के जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है, जो बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड के जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए जाएंगे, उनकी संख्या कितनी होने वाली है, तो 1275 में आप 6 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी उन्होंने बताया कि 6 गुना ज़्यादा बच्चे को अभी लेंगे, ठीक है। मेंस के बाद जब मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये लोग फिजिकल मेजरमेंट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए 6 गुना ज़्यादा जो अभ्यर्थी है उनका जो है मेरिट लिस्ट निकालेंगे। यानी इसमें आप गुना करेंगे 6 से, उतने बच्चे जो है आगे फिजिकल मेजरमेंट के लिए जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो अगला चरण होने वाला है वो क्या होने वाला है, तृतीय चरण, ठीक है। उसमें आपकी शारीरिक योग्यता और दक्षता देखा जाएगा, ठीक है। उसमें आपसे दौड़ाया जाएगा, ठीक है। यानी पुरुष के लिए सभी कैटेगरी के जो पुरुष पुरुष हैं उनके लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है। जिसमें समय आपका रहने वाला है 6 मिनट 30 सेकेंड। यानी 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर या 1 मील की जो दूरी है उसको कंप्लीट करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है, और वो
6 मिनट में, यानी आपको 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। अधिक समय जो भी कैंडिडेट लेगा, पुरुष या महिला या थर्ड जेंडर के हैं, उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये तो रहा दौड़ की। अब बात करते हैं, दूसरा है आपका ऊंचा कूद, यानी ऊंची कूद। अब जो उसमें ऊंची कूद है, उसके लिए जो पुरुष है उनको न्यूनतम 4 फीट की जो है ऊंचाई तक कूदना है। ठीक है, 4 फीट। अगर उससे आप कम कूदते हैं तो आप असफल हैं, ये तो आप भी पता है। यानी उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है उससे ऊपर ही आपको कूदना है, उससे नीचे नहीं कूदना है। ठीक है। और सभी कैटेगरी के जो महिला हैं उनके लिए न्यूनतम 3 फीट, यानी महिलाएं जो है न्यूनतम 3 फीट कूदेंगी और सभी कैटेगरी के जो पुरुष हैं न्यूनतम 4 फीट कूदेंगे। ठीक है। अब आएगा आपका लंबी कूद। ठीक है। एक तो हाइट ऐसे इसको जो है ना आप इसमें कितना कूदते हैं। ठीक है, ये। और लंबी कूद यानी ये हो गया। ठीक है। लंबी कूद की बात करें तो जो सभी कैटेगरी के पुरुष हैं उनको 12 फीट की जो है ना लंबी थी कूद, यानी 12 फीट उनको कूदना है लंबा। ठीक है, ऐसे 12 फीट। ठीक है। और महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी के न्यूनतम 9 फीट। ठीक है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट और पुरुषों के लिए 12 फीट। अब है गोला फेंकना। ठीक है, गोला फेंकना भी इसमें एक आपका अगला चरण है। उसमें 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा। ठीक है, सभी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको 16 पाउंड का जो गोला है वो फेंकना होगा। कितना दूर फेंकना होगा? तो 16 फीट। 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट दूर फेंकना है। और महिलाओं के लिए क्या रहने वाला है? तो महिलाओं को 12 पाउंड का जो गोला है 10 फीट जो है ना दूर फेंकना है। यानी पुरुषों को 16 पाउंड का जो गोला है 16 फीट दूर फेंकना है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट दूर फेंकना है। ये तो रहा आपका पुरुष और महिला के लिए जो भी ये फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर कैटेगरी है, गोला फेंकना, दौड़ना। ठीक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये तो महिलाओं और पुरुषों के लिए रह गया। और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए क्या कैटेगरी है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर बात करें मेधा सूची की, तो वो कैसे तैयार होगा, उनके लिए वो मेधा सूची कैसे तैयार करेंगे? तो इसके लिए आपको जो मुख्य परीक्षा है आपका, वहाँ पे आपने जो भी अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसी के अनुसार आरक्षण का जो कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, एससी से हैं, ओबी से हैं, उसके बाद आप एसटी से हैं, ट्रांसजेंडर से हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेधा सूची तैयार होगा। क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड जो पास होंगे बच्चे, वही जो है इस मेधा सूची में आएंगे। जो फिजिकल स्टैंडर्ड किसी भी स्टेप में अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड की जितनी भी स्टेप है, स्टेप 1 से लेके 4 तक, दौड़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंकना, ठीक है, ये जो भी पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, उसी का जो है मेधा सूची तैयार होगा। ठीक है, ये तो रहा आपका सिलेक्शन का जो फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरियों के लिए उन्होंने अलग अलग यहाँ पे पोस्टें बता रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इधर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डाटा है, आरक्षण की अगर बात करें तो जो भी आरक्षण है वो बिहार का जो कैंडिडेट है, बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हीं को मिलने वाला है। अदर स्टेट के जो भी महिला, पुरुष या थर्ड डेंजर वाले हैं, जो भी थर्ड जेंडर के कैटेगरी होंगे, वो क्या होंगे, वो जनरल के अंदर आएंगे। आगे हम बात करें महिलाओं के लिए जो है, आप देखेंगे यहाँ पे 35% का आरक्षण है। ठीक है, बाकी का जो भी आरक्षण है वो अलग से दिया जाएगा। ये तो रहा कट ऑफ की जो डेट है वो 1/8/2023 निर्धारित किया गया है, यानी आपका एज हो गया। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त 2023 तक काउंट होंगे। ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा 5/10/2023 से 5/11/2023 के बीच में।
अगर मैं बात करूँ फॉर्म फ़ी की, तो जो जनरल कैटेगरी के पुरुष और महिला हैं, ठीक है, उनके लिए 700 रुपये का फॉर्म फ़ी लगने वाला है, और जो एससी एसटी के हैं, उनके लिए 400 रुपये का जो है फॉर्म फ़ी रखा गया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जनरल और ओबीसी के जो महिला, पुरुष और जो थर्ड जेंडर हैं, उनके लिए 700 रुपये, और एसटी एससी, ठीक है, उस कैटेगरी के जो भी पुरुष और महिला हैं, उनके लिए 400 रखा गया है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई, ठीक है, क्यूआर पेमेंट, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने आगे बता रखा है कि हाँ, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डाटा था, उसको मैंने इस वीडियो में बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।